नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपील कर दूं, आप लोगों का सहयोग, खास करके आर्थिक सहयोग, और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग बटन दबाएं। ये आपसे फिर आग्रह है कि सब्सक्राइब भी करिए और कुछ आर्थिक सहयोग भी दीजिए। उसके डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे उमर खालिद की, क्योंकि उमर खालिद की बात जरा आप भी समझ लीजिए कि सारा मामला क्या है। टीवी पे जब आप देखते हैं तो उमर खालिद, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब बातें आ जाती हैं तो थोड़ा मामला उलझ जाता है कि ये क्या है। उमर खालिद अगस्त 87 में इनका जन्म दिल्ली में हुआ और इनके माँ बाप दिल्ली में रहते हैं। इनके पिता का नाम है सैयद कासिम रसूल इलियास। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं और वर्तमान में ये प्रेसिडेंट ऑफ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, उसके ये प्रेसिडेंट हैं। लेकिन पूर्व में ये मेंबर रह चुके हैं सिमी के। सिमी वही जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो इस समय प्रतिबंधित पार्टी है, इट इज़ बैंड। उमर ने किरोरीमल से अपना ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए और एमफिल जेएनयू से किया था। फरवरी 2016 में अगर आपको याद हो, एक जेएनयू में बहुत हंगामा हुआ था। उस समय याद आया जब कन्हैया कुमार की बात थी और ऐसा कहा गया था कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट ऑफ अफजल गुरु। अफजल गुरु कौन थे? 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके एक आरोपी, और दूसरा जो कश्मीर का एक अलगवादी मकबूल भट्ट। एक्चुअली ऐसा है कि ये जेएनयू नहीं, दुनिया के बहुत से लोग ये मानते हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट, मतलब ये इलाज नहीं है। खैर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो उस दिन ऐसा कहा जा रहा था कि जेएनयू कैंपस में इन दो अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की जो फांसी थी, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट वहां हो रहा था। इस दौरान ऐसा आरोप है कि इस जो प्रोटेस्ट मीटिंग थी इसमें भारत विरोधी नारे भी लगे। सबसे पहले अगर आपको याद हो कि इसके बाद जो कन्हैया कुमार उस समय जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, वो अरेस्ट हुए और उनके साथ ही साथ 5 और लोगों पर भी एफआईआर हुई। और कुछ दिनों बाद उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य भी गिरफ्तार हो गए। इसके बाद जेएनयू की एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, वो तो केस अभी उस केस की भी बात करेंगे। जेएनयू ने एक इंक्वायरी कमेटी की और जांच के बाद उन्होंने अलग अलग दंड, वो जो 20-21 स्टूडेंट के अगेंस्ट जांच चल रही थी कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया या इसमें क्यों पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अलग अलग दंड लगाए। कन्हैया कुमार के ऊपर आर्थिक दंड 10,000 रुपये का लगा कि भाई 10,000 रुपये का उनके ऊपर आर्थिक दंड लगा। और उमर खालिद और अनिर्बन के ऊपर 1 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट किए गए। 1 सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर सिस्टम होता है, 1 सेमेस्टर के लिए उनको कहा गया कि ये रेस्ट्रिकेट किए जाते हैं। उसके बाद 28 फरवरी 2020 को, ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि फिर होता क्या है कि दिल्ली पुलिस ने तो ये सब कर दिया था, लेकिन कोर्ट में केस चले, इसके लिए जो दिल्ली सरकार है उसकी परमिशन की जरूरत थी। और केजरीवाल बहुत समय तक उस फाइल के ऊपर बैठे रहे थे, मतलब उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। कन्हैया कुमार के अगेंस्ट और इन लोग उमर खालिद और इनके अगेंस्ट केस शुरू ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिल्ली सरकार उसका अप्रूवल नहीं दे रही थी। फरवरी 2020 में केजरीवाल सरकार ने यह अप्रूवल दिया और उसके बाद ये अब इस समय केस चल रहा है। इसका जिसको बोलते हैं ट्रायल अब शुरू हो गया है। इस इंक्वायरी के चलते एक और चीज़ हुई थी कि जब ये इंक्वायरी हुई थी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, उस समय जेएनयू प्रोटेस्ट किया गया जिसमें इनको 1 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट किया गया था, उस समय उमर ने अपनी थीसिस कंप्लीट कर ली थी। और वो थीसिस उन्होंने जुलाई 2018 में उन्होंने कहा कि भाई इसको मैं जमा करना चाहता हूँ, जिसको जेएनयू अथॉरिटीज़ ने उस इंक्वायरी की दुहाई देते हुए कहा कि आप इसको जमा नहीं कर सकते हैं। उमर चले गए दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिला कि नहीं, आपको ये थीसिस जमा करनी होगी। और अगस्त 2018 में इनकी वो थीसिस जेएनयू में जमा हो गई, में सबमिट हो गई। एक बीच में और बता दूं, क्योंकि वो भी एक बीच का पार्ट आता है, भीमा कोरेगांव आपको याद है, जिसमें फादर स्टैन स्वामी की भी डेथ हुई, सुधा भारद्वाज इत्यादि अभी जेल में ही हैं। उसी भीमा कोरेगांव प्रकरण की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक याद है, एक पूना में एक स्पीच दी गई थी जिसमें ये सब था कि वहाँ पे बहुत भड़काने वाले भाषण दिए गए थे, अलगवादी भाषण दिए गए थे, इत्यादि इत्यादि। वहाँ पे उमर खालिद और जिग्नेश मेवानी वही दलित जो गुजरात में इस समय एमएलए हैं,
इनके नाम से भी एफआईआर हुई थी। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है उस एल्गार रैली के समय। अब इस बीच दिल्ली रॉयट्स 2020 की बात कर लें। दिल्ली रॉयट्स 2020 की बात आगे करने से पहले मैं छोटे छोटे दो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। दोनों मंत्री लोगों के हैं, एक हमारे अमित शाह साहब के हैं जो होम मिनिस्टर हैं, और दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम केंद्रीय सरकार के डायरेक्ट अंडर में काम करती है, वो दिल्ली सरकार का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। और दूसरे मिनिस्टर हमारे अनुराग ठाकुर साहब हैं, जिनको अभी इतने बढ़िया भाषण उन्होंने दिल्ली बंदों में दिया, ऐसा लगता है कि उसके फलस्वरूप उनको प्रमोट करके अब कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उस समय ये स्टेट मिनिस्टर थे। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे पक्का। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अब मैं ये भी बता दूं कि वो जो फरवरी 2020 का दिल्ली रॉयट के नाम से इसको जाना जाता है, उसमें 53 लोग मरे थे और 700 लोग करीब घायल हुए थे। इनके ऊपर, उमर के ऊपर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा कि ये जब ऐसा कहा गया कि जब ट्रंप की विजिट हिंदुस्तान में हो रही थी उस समय इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। वही ट्रंप की विजिट, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, वो वाला, और ट्रंप वोट फॉर ट्रंप, वो सब जब हुआ था उस समय की बात है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपको याद हो कि कोरोना क्या एक कारण वो भी थे कि जो ट्रंप साहब यहाँ आ गए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली रॉयट्स को भड़काने का या इंस्टिगेट करने का या बढ़ावा देने में उमर खालिद का भी हाथ था। सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कह के कि ये दिल्ली रॉयट्स के मास्टरमाइंड हैं। अभी क्या हुआ कि अभी 23 अगस्त को, मंडे को, दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। ये सुनवाई में उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस थे और एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के कोर्ट में ये सुनवाई हुई। उस दौरान उमर के ऊपर जो आरोप लगे थे, जो पुलिस ने जो आरोप लगाए थे, उसमें इनके वकील ने कहा कि उसमें बहुत कंट्रडिक्शंस हैं और ऐसा लगता है कि पुलिस ने एक मनगढ़ंत केस बनाया है। और उन्होंने क्यों ये कहा वो मैं बता दूं। पहली बात उन्होंने कही कि पुलिस ने ये जो भी आरोप उमर खालिद के ऊपर लगा रहे हैं उसका मुख्य आधार रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ 18 टीवी की वीडियो क्लिप्स हैं। उनका ये भी कहना था इनके वकील साहब का, और ये लाइव लॉ में सब कुछ है, कि इन वीडियो क्लिप्स में काट छाट की गई थी। और रिपब्लिक टीवी का कहना है कि जो ये क्लिप दिखाई गई थी, ये क्लिप उनको अमित मालविया की ट्वीट से ली गई थी। उन्होंने, रिपब्लिक टीवी ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा है कि द फुटेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय आवर कैमरा पर्सन, इट वॉज ट्वीटेड बाय अमित मालविया। मतलब बीजेपी के, अब अमित मालविया क्या चीज़ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो कितने इंपॉर्टेंट आदमी हैं, हमेशा उनको कितना विश्वास करते हैं उनके ऊपर, वो कैसे किस तरह के ट्वीट वो करते हैं, किस तरह का वो करते हैं, वो सबको मालूम है। न्यूज़ 18 वाले जो वीडियो क्लिप थी उसमें उमर की स्पीच को एडिट किया गया था, काट छाट की गई थी अपने हिसाब से, क्योंकि लॉयर का कहना ये है, और ये लाइव लॉ के हिसाब से भी है, कि उसमें कहीं पे भी देयर वॉज नो कॉल ऑफ वायलेंस, अहिंसा की कहीं हिंसा की कहीं बात ही नहीं हुई थी। उसमें लोगों में एकता की बात, यूनिटी ऑफ पीपल की थी, और वो बार बार उसमें रेफरेंस गांधी जी का दिया गया था। अब पुलिस ने इस मामले में, ऐसा भी कह रहे हैं लॉयर, कि पुलिस ने इस मामले में 715 एफआईआर दर्ज की हैं और एक में भी उमर का नाम नहीं है। दूसरी गलती जो लाइव लॉ के अनुसार जो कोर्ट में इनके वकील ने कही, त्रिदीप जी ने, कि दिल्ली पुलिस के अनुसार उमर ने 8 जनवरी को ये कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट, जब प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट के अगेंस्ट कैसे लोगों को भड़काने का काम, और ये सब कॉन्स्पिरेसी उन्होंने 8 जनवरी को की थी। पर जबकि वास्तव में ट्रंप की विजिट की बात आधिकारिक, मतलब जो जनता को या किसी को भी पता लगी थी, वो 11 फरवरी 2020 को
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एक आधिकारिक बयान से हुई थी। अब उसके पहले ये कहाँ से पता लग गया, क्योंकि देश में किसी को नहीं पता था, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये कहीं से पता लग गया था। लाइव लॉ ये भी कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने पहले कहा कि हमारे पास भाषणों की रिकॉर्डिंग है, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मर है, लेकिन ये दोनों चीज़ें वो कहीं से भी दे नहीं पाए हैं इसको। अप्रैल 2021 में एक केस में इनकी बेल हो चुकी है। बेल ऑर्डर में कहा गया है कि उमर वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ क्राइम। जहाँ पे भी हुआ उस बेल ऑर्डर में लिखा गया है, उस बेल ऑर्डर में जो भी मैजिस्ट्रेट है उन्होंने लिखवाया है कि उमर वहाँ उपस्थित नहीं थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको याद के लिए कि जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स और बाकी जामिया के भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें फंसे थे। अगर आपको याद हो, दिल्ली रॉयट्स के ही नाम पे नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और सफूरा जोरगर, ये सब लोगों को, और ये कहीं ना कहीं इसका लिंक वो सीए की, एक तरह से सीए की जो खिसियाहट है या शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी भी कहीं ना कहीं से खिसियाहट या उसका हिसाब बराबर करने के लिए किया जा रहा है। अब ये सुनवाई अभी स्थगित है, 3 सितंबर को इसमें आगे सुनवाई होगी। 2 चीज़ें करके इसको ख़त्म करो। पहली चीज़, ये जो पुलिस का एडवेंचरिज्म है, खास करके दिल्ली पुलिस का, जब वो ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी करती है, उसके लिए अगर वो है तो कौन जिम्मेदार है? क्या दिल्ली पुलिस या जो उसको कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम? दूसरा, जो भाषण हमारे होम मिनिस्टर ने दिया था और जो भाषण हमारे ठाकुर साहब ने दिया था, उस समय के राज्य मंत्री थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन लोगों को, क्या आपको ये लगता है कि उसमें कोई भड़काऊ बात नहीं कही गई थी? वो बहुत शांति और बापू का संदेश दिया गया था। अपने अपने नज़रिए की बात है, क्योंकि अगर उमर के ऊपर ये चल रहा है तो आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों ने उस तरह के भाषण दिए थे उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए? और एक चीज़ और मैं कहूँगा अंत में, कि एक एस्टैब्लिश नॉर्म है कि आरोप सिद्ध होने तक कोई भी आरोपित इनोसेंट माना जाता है, उसको माना जाता है कि ही इज इनोसेंट। और इसी के कारण आज देश की पार्लियामेंट में प्रज्ञा ठाकुर जी बैठी हुई हैं। उनके ऊपर आरोप कितने गंभीर हैं, लेकिन चूंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, केस चल रहा है, तो उनको इनोसेंट मान के उसमें। लेकिन उमर खालिद, एक जो 34 साल का यंग लड़का है, उसको बिना ट्रायल के, क्योंकि वो एक वर्ग विशेष से आता है, उसको आप चाहते हैं कि उसके आरोप सिद्ध भी हो गए और आप चाहते हैं कि उसको सजा भी दे दी जाए। और ज़रूरत पड़े, मैं ये एक चीज़ बताना भूल गया था, अगस्त 2018 में उसके ऊपर एक बार जानलेवा हमला हुआ था, वो बच गए थे। तो मुझे ये लगता है कि शायद देश का कानून, देश का संविधान सबको एक नज़र से देखे, और जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक इस तरह की बात करना कि वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है और क्या क्या है, ये जो भी करता है वो भी उतना ही राष्ट्रद्रोही है या देशद्रोही है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।